नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी वाइडीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक और फालतू औरत, जो अजीत कौर द्वारा लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं। वह अप्रैल के शुरुआती दिनों की एक उदास शाम थी। थका देने वाली गर्मी और उमस से भरी हुई। हम सड़कों पर भटक रहे थे। कुछ देर हम जनपद होटल के कॉफ़ी लॉन्ज में बैठे रहे थे। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, कॉफ़ी के 3-3 प्याले ख़त्म किए थे हमने। ना जाने कितना ज़माना उन 3 प्यालों के घूंटों के बीच में से फिसलता रेंगता हुआ गुजर गया था। शेष बची थी एक गड़बड़ाहट और खालीपन। दूसरा कप ओमा यानी ओम प्रकाश ने केतली में से उड़ेला था। कॉफ़ी का थोड़ा सा खाली प्याला भरकर जब वह उसमें दूध डालने लगा तो मैंने कहा, नहीं, दूध नहीं, चीनी भी नहीं, काली कॉफ़ी, रूसियों की तरह। और ओमा मुस्कुरा दिया। मुझसे प्रत्युत्तर में मुस्कुराया नहीं गया। अजीब हालत थी मन की। ओमा की ज़िंदगी में अपने फालतू होने का एहसास जिस वक्त बहुत टीसता था, तो मेरा मन करता था मैं कोई ऐसी नस्तर जैसी तेज बात कहूँ कि उसका साबुत और सामान्य खोल कट जाए। ऐसे समय उसके बाहरी साबुतपन से मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। कुछ तो ऐसा हो जो काट दे, बेशक आध इंची, उस चिकने खोल को, गिलाफ को। अंदर का गूदड़ कहीं से तो नजर आए। मगर जब मैं कतरन काट देती थी, कतरन भी नहीं, एक तीखी सीधी लकीर, चमकते तेज धार वाले चाकू से कटी हुई दरार, तो उसकी तिलमिलाहट देखकर मुझे अफसोस होने लगता था अपने कमीनेपन पर। क्या चाहती थी मैं? शायद कोई बहुत ही मासूम चीज़, जैसे एक मोहब्बत की गर्माहट से भरा घर, उसके किसी कमरे की प्राइवेसी में और अपनत्व में ओमा की छाती पर सिर रखकर बैठी हुई मैं, और किताबें, म्यूजिक और शायद कुछ और भी। जो चाहिए था उसका कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि जो चाहिए वह नहीं है, और यदि वह नहीं था तो इसकी सरासर जिम्मेदारी ओमा की थी, क्योंकि सभी अहम फैसले ओमा के हाथ में ही थे। कॉफ़ी के 3 प्याले ख़त्म होते होते 7:30 बज गए थे। ओमा ने घड़ी देखी। जब भी ओमा की नाक के ऐन ऊपर, माथे के बीचों बीच 3 लकीरें पड़ जाती, तब वह एक ऐसी घड़ी होती थी जिसमें कोई बात वह समझ नहीं पा रहा होता था, परंतु ऐसी घड़ी कभी कभी ही आया करती थी। अक्सर हर बात हर समय उसकी समझ में पूरी तरह आ जाती थी। लगता था जैसे आसपास की हर वस्तु पर, इर्द गिर्द भटक रही हवा पर भी उसकी पूरी और कड़ी पकड़ हो। माथे के बीचों बीच पड़ने वाली इन 3 लकीरों को देखकर अक्सर उस पर मुझे बेहद दया आ जाती थी। दया और लाड़। मन पिघलकर बेवजह उसकी ओर बहने लगता था। क्यों? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कोई अपॉइंटमेंट तो याद नहीं आ गई? मैं मुस्कुराई। कमबख्त औरत भी माँ के पेट से एक्टिंग सीख कर आती है। अपने मर्द को खुश करने के लिए एक्टिंग, अपने लिए छोटी से छोटी रियायत लेने की खातिर एक्टिंग, अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों के दुख सुख की भाई बंदगी के वक्त एक्टिंग,
इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं। ताने में, निंदा में, पर क्यों? इसमें जो मेहनत खर्च होती है उसकी मजदूरी का हिसाब क्यों नहीं किया जाता? नहीं नहीं, वह तुरंत बोला। फिर तुम नजूमी को कैसे पता चल जाता है? वह भी सहज हो गया और मुस्कुरा दिया। ओमा मुस्कुराता था तो उसके सामने के 2 दांतों के कोनों पर कुछ चमकता था, जैसे खिली हुई धूप में रेत में पड़ी सीपियाँ चमक रही हों। बाकी दांत नीली पीली रेत के रंग की तरह बिल्कुल साधारण से, बल्कि थोड़े थोड़े भद्दे भी। लेकिन आगे के दोनों दांतों के कोने चांदी के रंगे से, जैसे सीपियों के भीतरी पेट का रंग। ओमा की मड़ियाँ उसके मस्तिष्क में नहीं, आगे के दोनों दांतों में थीं। मुझे रिझाने के लिए ओमा को मोर की भांति नाचने की ज़रूरत नहीं थी। बस एक मुस्कुराहट में अगले दोनों दांतों की मड़ियों को चमकाने की देर होती थी कि जिसमें मोमबत्ती की तरह पिघलने लग जाता था। नजूमी नहीं, अंतर्यामी। हाँ बाबा, अंतर्यामी। फिर बताओ, क्या सोच रहे थे? इस अंतर्यामी बाबा से कुछ न छिपाना। यही कि 7:30 बज गए हैं, पिक्चरें भी शुरू हो गई हैं और प्ले भी। अब कहाँ चला जाए? एक काला बादल सुदूर आकाश पर दिखाई दिया। एक बार बिजली भी कौंधती हुई चमकी, गुस्से की, इल्जाम की, बेसहारेपन की। इस मर्द ने मेरे साथ मिलकर एक घर बनाने की बजाय मुझे जिप्सी बना दिया था, खाना बदोश। लेकिन फिर अंदर बैठी एक शाश्वत औरत ने, जो शाश्वत एक्ट्रेस भी होती है, मानो चेतावनी दी। देखना, होशियार। एक मुस्कुराहट को मैंने लिपस्टिक की तरह आहिस्ता से होठों पर मला। जगह तो है एक शहंशाहे आलम, जान की खैर पाऊँ तो अर्ज करूँ। बोलो जी, वह हंसा। जहन्नुम में जाया जाए तो कैसा रहे? ठीक है, चलते हैं। करीब से गुजर रहे वेटर से उसने बिल मंगवाया, पैसे दिए जैसा कि उसकी आदत है। बिल वापस लिया और हम उठकर बाहर आ गए। साथ ही एक सवाल भी हमारे साथ उठकर बाहर आ गया कि शेष बची शाम कहाँ गुजारी जाए। टैक्सी के पास रुककर उसने पूछा, राणों के घर चलें? तुमने तो बताया था कि एमपी वाली कोठी वे छोड़ रहे हैं। हाँ, कालू विलायत प्रस्थान करने से पहले उसे नए मकान में शिफ्ट कर रहा था। मेरे पास पता है। कालू यानी ओमा का दोस्त। वैसे नाम तो कुछ और था, जैसा कि दादियाँ नानियाँ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्राय रख दिया करती हैं। सभी दोस्त उसको कालू ही कहकर पुकारते थे। ठीक है, चलो, मैंने कहा। जानती थी कि इस शाम की किस्मत में कत्ल होना ही लिखा है, फिर बहस से भी क्या फ़ायदा। एक बड़े से बंगले के आगे टैक्सी रुक गई। कोई सरकारी बंगला ही था यह भी। गेट के अंदर घुसकर हम बंगले की बगल से होते हुए पिछवाड़े पहुंच गए। एक बेहद वीरान सा लॉन था, जिसकी घास समय से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। लॉन की दूसरी तरफ एक कोने में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी टहनियों में घना अंधेरा छुपकर बैठा प्रतीत होता था। बड़ा मनहूस लग रहा था वह पेड़ और उजाड़ सा लॉन। पिछवाड़े के एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा राणों ने खोला। आइए, आज कैसे रास्ता भूल गए इधर? नहीं, रास्ता तो नहीं भूले, खास तौर पर आए हैं
तुम्हारा हालचाल जानने। एक छोटी सी सीढ़ी चढ़कर कमरे के अंदर जाते हुए ओमा ने कहा, पीछे पीछे मैं भी। राणो के बालों में भी बाहर लॉन के खड़े पेड़ की टहनियाँ जैसा अंधेरा छिपा हुआ था। बेहद उदास और बदहवास सी लग रही थी वह। यह कमरा शायद उस बड़े बंगले की कोठरी रहा होगा जहाँ पहले लकड़ी कोयला रखा जाता होगा, या फिर खानसामे अर्थात चौका बर्तन करने वाले मुंडू की खोली। बहुत छोटा सा कमरा। एक कोने में चारपाई थी जिसने आधा कमरा घेरा हुआ था। दूसरे कोने में बिजली का छोटा सा चूल्हा रखा था। पास में ही लावारिस से लुढ़के हुए 2-3 कप प्लेटें, अजीब बदहवासी में। करीब ही 5-7 जैम की खाली शीशियाँ और कॉफ़ी के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। शायद उनमें नमक मिर्च मसाले भरे हुए थे। मैले ढक्कन जिनके रंगों से ही मालूम हो रहा था कि इन डिब्बों में क्या है। चूल्हा भी जब जल न रहा हो, बुझा हुआ ठंडा चूल्हा, तो क्या बहुत असरशुदा नहीं लगता? फटेहाल उदास। कमरे में अगर कोई पुराने ज़माने की चीज़ थी तो वह थी वही रेशमी रजाई, जिसका रंग अब आतिशज़दा नहीं रहा था, परंतु बुझते हुए चूल्हे के अंगारों की तरह अभी भी उस रजाई में पुरानी गर्माहट और पुरानी सूखी थोड़ी बहुत बची हुई थी। दूसरी चीज़ थी ट्रांजिस्टर। वही ट्रांजिस्टर जिसे कालू ने राणो को पहले तोहफे के रूप में दिया था, जब वह उसे उसके मित्रों के अनुसार चंडीगढ़ से उड़ा लाया था। साधारण से घर में पली और चंडीगढ़ सेक्रेटरियल में टाइपराइटर कूटने वाली राणो कालू की दौलत की चकाचौंध और मोहब्बत के रटे हुए फॉर्मूलों से दिग्भ्रमित हो गई। होश लौटा तो वह लड़की कोयले वाली एक कोठरी में थी, अकेली। कालू अपनी बीवी को विलायत की सैर कराने ले गया था, रिश्वत के तौर पर। एक औरत जिसका नाम बीवी होता है, जब उसका मर्द उससे कुछ चुराता है तो उसे रिश्वत देता है। जितनी बड़ी चोरी उतनी ही बड़ी रिश्वत। लेकिन दूसरी औरत जो फालतू होती है, रखेल, उसे सिर्फ रोटी और कपड़े गहने देकर बहलाया जा सकता है। अगर फालतू औरत उस मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। हमारे अंदर आ जाने से या तो कमरा सिकुड़ गया था या फिर उसके अंदर की हवा 3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ था जो घुटन पैदा कर रहा था, कुछ था जो सांस को भारी कर रहा था, भारी और खुरदरा। सुनाओ फिर, क्या हाल चाल है? ओमा चारपाई के बीचों बीच फैलकर बैठ गया, बाहों से पीछे की तरफ सहारा लेकर। एक पाय पर मैं भी अपने आप को टिका लिया, पायताने की तरफ। राणो चूल्हे के पास रखी पीढ़ी पर बैठ गई। देख ही रहे हो, उसने अजीब उदासी भरा जवाब दिया। कोई चिट्ठी पत्री आई? आई थी, कोई 10 दिन हुए। पिछले 10 दिनों का खालीपन, खत का इंतज़ार और मायूसी, ये सब राणो की आवाज़ का हिस्सा थी। राजी खुशी? हाँ, राजी खुशी। और तुम? मैं? उसने एकाएक चौंकते हुए ओमा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, वह जैसे कुएं में से बोली, रुआंशी आवाज़ में। कुछ देर तक पूरे कमरे में खामोशी पसरी रही। ऐसी खामोशी
जो स्याह रात में चीखते हुए शायरन की आवाज़ के बाद हिजा में लटक जाती है, और हर वक्त एक खतरा भी हवा में लटका रहता है उसके साथ, और कान अगली आवाज़ सुनने के लिए अंधेरे में एंटीना उठाकर खड़े रहते हैं, शायद फटते हुए बम की आवाज़ सुनने की खातिर। कालू की चिट्ठी आई थी। लिखा था, प्लेटफॉर्म पर जो सामान छोड़ आया हूँ उसका ख्याल रखना। ओमा छोटी सी हंसी हंसा। अच्छा। एक बेहद गहरा अंधेरा था जो राणों की आवाज़ से झर रहा था, राख जैसा, भुरभुरा सा। मैंने ओमा की ओर देखा। ऐसा कभी कभार ही होता है कि वह हड़बड़ाकर बात का उत्तर तलाश करे। राणो एक अज्ञात सा चैलेंज, एक चुनौती सी आंखों में भरकर उसकी तरफ देख रही थी। कोई खातिर नहीं करोगी हमारी? तुम्हारे मेहमान आए हैं। ओमा ने चैलेंज को टाला और पैंतरा बदला। दूध नहीं है, नहीं तो चाय। कम पिया करो ना दूध, चाय के लिए बचा कर रखा करो। नहीं, आज सवेरे लाई ही नहीं थी। क्यों? रात में गर्मी लगती है, नींद नहीं आती, बड़ी उमस होती है कमरे में। तड़के जाकर आंख लगती है, तब तक दूध का डिपो बंद हो जाता है। मैंने कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। 4 अंगुल जगह के गिर्द खड़ी हुई दीवारों से टकराकर मेरी नज़र वापस लौट आई। कोई खिड़की नहीं थी। रोशनदान का तो वैसे ही आजकल रिवाज नहीं रहा है। पिछली दीवार में एक दरवाज़ा था जो स्थायी तौर पर बंद लग रहा था। शायद दूसरी तरफ से मकान मालिक ने बंद किया होगा। जब राणो चंडीगढ़ से कालू के संग भागकर आई थी, तब शायद वह नहीं जानती थी कि कालू की दौलत उसे घर नहीं दे सकती थी। कोई विस्की सिस्की निकालो। विस्कियों वाले तो बिलायत चले गए, यहाँ तो बस खाली बोतलें हैं। राणो ने गहरी सांस ली। अच्छा, ओमा झेंपते हुए हंसा। कुछ देर चुप्पी रही। दिन भर क्या करती रही हो? सड़कें नापा करती हूँ। कौन कौन सी नाप ली? नाम याद नहीं रखती। सड़कें भी अधिक ना नापा करो। सड़कों पर चलने वाली अकेली औरतों को जानती हो विलायत में क्या कहते हैं? क्या? स्ट्रीट वॉकर। ओमा हंसा। मैंने कांपकर राणो के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा वीरान सकाड़क सा सपाट था, जैसे बात उसकी समझ में ना आई हो। अच्छा, कहते होंगे। वह शायद कुछ और ही सोच रही थी। मैंने ओमा की तरफ देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ कि यह आदमी खूंखार होने की हद तक जालिम हो सकता है, क्रूअल। कायदे से तो उस समय मुझे ओमा से भिड़ जाना चाहिए था, राणो की हिमायत में, क्योंकि वह भी मेरे कबीले की ही औरत थी, फालतू औरतों के कबीले की। और फालतू औरतें लड़ा नहीं करती। लड़ने का अधिकार केवल बीवियों के पास होता है। फालतू औरत के लिए अपने मर्द से लड़ना जानते बूझते कुएं में कूदने जैसी बात होती है। और तब मेरे भीतर दुबके बैठे कमीनेपन ने निर्णय लिया कि मेरा इरादा अभी आत्मघात करने का नहीं है। फिर बहुत देर तक सब शांत बैठे रहे। चलें अब? ओमा ने मेरी ओर देखा। मैं उठकर खड़ी हो गई। राणो भी उठ खड़ी हुई। अगली बार चिट्ठी लिखे तो लिख देना कि साहिनी चौथे 5वें दिन आकर
20 रुपए दे जाता है और मैं भूखी मर रही हूँ। शाहिनी आता है? ओमा सावधान हुआ। वो ही उसे कहकर गए थे। रानू ने बाहर का भिड़ा हुआ दरवाज़ा खोल दिया। भीतर की उमस के बाद उस अंधेरे उजाड़ से लॉन में घूमती हवा बड़ी भली लगी, सुखमय। आसानी से सांस आया। चुपचाप छोटे छोटे कदमों से बंगले की बगल से होते हुए हम तीनों गेट पर पहुंच गए। बाहर सड़क रोशनी में चमक रही थी, हल्की हवा और रोशनी। अच्छा कहकर हम विदा लेने लगे। रानू ने धीरे स्वर में कहा, फिर जल्दी फेरा लगाना। सड़क खामोश थी, आवाजाही बहुत कम थी। इस तरफ शायद। सड़क के दोनों ओर बड़े घेर वाले पेड़ खड़े थे, गहरे अंधेरे की चादर ओढ़े हुए, मुँह सिर लपेटे। शायद जामुन के पेड़ थे। हवा उस वक्त भी धीमी धीमी चल रही थी। जब हम एक पेड़ के नीचे से हल्के कदमों से चलते हुए गुजर रहे थे, पेड़ में से आहिस्ता आहिस्ता सुबकने की आवाज़ आई। यह क्या है? मैं ठिठक कर खड़ी हो गई, चौंक कर और डर कर भी शायद। क्या है? कोई सिसक रहा है। कहाँ? ओमा ने पूछा। कहीं नहीं, मैं चल पड़ी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ रोज़ सुनने को मिल सकें। और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।